मैरब ने अम्मी के साथ बैठते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मी, वो तो मुझे आज ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन मी ने इन्हें मना कर दिया। उनकी वालिदा ने हैरत से पूछा, क्यों? मैरब ने शर्माते हुए जवाब दिया, मी ने कहा, पहले दावत होगी फिर वो आएंगे, तब मैं उनके साथ जाऊंगी। उसकी मुँह ने मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा किया, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, आज रात तुम यहीं रहो, हम आज तैयारी कर लेते हैं, कल शाम तुम्हारे ससुराल वालों की दावत करेंगे, फिर वो तुम्हें साथ ले जाएंगे। फिर वो हंसकर बोलीं, वैसे भी मैं अपने दामाद से मिलना चाहती हूँ। मैरब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जी अम्मी। कुछ देर बाद इसकी वालिदा नीचे गईं। इन्होंने मैरब की सारी बात अपने शौहर को बता दी। इतने में मैरब भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। उसके वालिद ने सुनते ही माथा सकीरा। दावत पर बहुत खर्चा आता है, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। इसकी वालिदा ने फौरन कहा, आप 20 लाख रुपए ले चुके हैं, उनमें से कुछ खर्च कर दीजिए। वो नागवारी से बोले, तुम्हें लगता है वो सारे पैसे वैसे ही पड़े हैं? हजारों खर्चे हो चुके हैं, वो नज़र नहीं आते तुम्हें? मैरब ने झिझकते हुए बात की। अब्बा जी, दावत कर लीजिए। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। दावत के बाद वो भी रस्म के तौर पर कुछ रकम देंगे। ये सुनते ही इसके वालिद की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, ऐसा है, फिर ठीक है, कल दावत होगी, अच्छी तरह होगी। वो फौरन तैयारियों की बातें करने लगे। बकरा भी ज़बा होगा, अबला हुआ गोश्त भी बनेगा, जो हमारे यहाँ रस्म है वही होगी। घर में दावत की तैयारियों की गुफ्तगू शुरू हो गई, मगर मैरब खामोशी से वहाँ से निकल आई। वो सहन में आकर खड़ी हो गई। शाम की हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसकी नज़रें कहीं दूर खो गई थीं। मेरे अब्बा, वो दिल ही दिल में सोचने लगी, कितने मुख्तलिफ हैं। इसे हारिस याद आया। हाजिर को गोद में उठाकर घुमाना, हानिया के बाल संवारना, इसकी हर जिद हंसकर पूरी करना। इसने कभी दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं देखा था। हानिया तो बेटी थी, लेकिन हारिस उसे भी इतनी ही मोहब्बत देता था जितनी हाजिर को। फिर इसे हादी याद आया। हानिया को कंधों पर बिठाकर पूरा घर घुमाना, इसकी नन्ही नन्ही बातों पर हंसना, ये सब इसके लिए नया था। उसके अपने घर में बेटियों को कभी इस तरह सीने से लगाकर नहीं रखा गया था। इसकी आँखें नम हो गईं, मगर उसने जल्दी से आंसू साफ किए और खामोशी से ऊपर चली गई। इधर शाम को हादी घर वापस आया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसे बेइख्तियार एक कमी महसूस हुई। आज ना चूड़ियों की मध्यम शृंगार थी, ना कमरे से आती हल्की सी आहट। घर वैसा ही था, मगर जैसे कुछ कम था। इसने इस ख्याल को झटक दिया और हाजिर और हानिया के साथ खेलने लगा। हानिया इसकी गोद में बैठी मुसलसल बोले जा रही थी। इतने में ज़ैनब चाय रखते हुए बोलीं, हादी, मैरब से बात हुई? हादी ने हैरानी से देखा। नहीं, क्यों, कौन सी बात करनी थी? ज़ैनब हंस दी। यही पूछ लेते कि आज वापस आ रही है या नहीं। अगर आ रही हो तो खाने का भी हिसाब रखूं, और अगर नहीं तो फिर कल जाना होगा। हादी ने हल्के से सर हिलाया। अच्छा, पूछ लेता हूँ। वो हानिया को गोद में उठाए लॉन में आ गया। जेब से मोबाइल निकाला, मैरब का नंबर तलाश किया, कॉल मिला दी। दूसरी तीसरी घंटी पर फ़ोन उठ गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादी ने नरमी से पूछा, कैसी हो? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। फिर दोनों खामोश हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहीं। आखिर मैरब ने ही हिम्मत की, मैं आपको यही बताना चाहती थी, आज मैं वापस नहीं आऊँगी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था इसलिए बता नहीं सकी। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में महफूज है, देख लेना। मैरब ने मासूमियत से कहा, अच्छा, मैंने देखा ही नहीं था। फिर वो बोली, कल आप सब की दावत है, आप, भाई जान, ज़ैनब भाभी, सब आएंगे। हादी हंसते हुए बोला, वही दावत जिसमें मुझे पैसे देने होंगे। इधर मैरब बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। नहीं, आप मत दीजिएगा, अगर देना ज़रूरी हुआ तो मैं अपने जमा किए हुए पैसों में से दे दूंगी। मैं कह दूंगी कि आपने दिए हैं। ये सुनते ही हादी के मुंह से बेइख्तियार जोर का कहकहा निकल गया। उसी लम्हे पोर्च में गाड़ी आकर रुकी। हारिस गाड़ी से उतरा। अंदर आते ही इसके कानों में हादी की हंसी पड़ी। वो चंद लम्हे वहीं रुक गया। इसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कितने अरसे बाद इसने हादी को इस तरह दिल खोलकर हंसते सुना था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर हादी ने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद दे सकूं। मैरब ने फौरन कहा, अच्छा,
लेकिन एक बात मानेंगे, कल मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। आज भाई जान इतना सारा सामान ले आए थे, अभी तक बचे वही खा रहे हैं। हादी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। इसके बाद ना जाने कैसे बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैरब अपने छोटे भाइयों की शरारतें सुनाती, कभी हादी हाजिर और हानिया की बातें बताता, कभी दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातें पूछ लेते। हानिया, जो शुरू में उसकी गोद में बैठी थी, बातें सुनते सुनते इसके कंधे पर सर रखकर सो गई। मगर दोनों को एहसास ही ना हुआ कि पूरी 1 घंटा गुजर चुका है। आखिर मैरब ने आहिस्ता से कहा, अच्छा, अल्लाह हाफिज। हादी ने भी नरमी से जवाब दिया, अल्लाह हाफिज। फ़ोन बंद हुआ तो हादी चंद लम्हे मोबाइल को देखता रहा। इसके चेहरे पर अनजानी सी मुस्कुराहट थी। वो कमरे में आया। आज फिर उसे मैरब की कमी महसूस हुई, मगर इस कमी के साथ एक अजीब सा इत्मीनान भी था। वो फरश होकर बिस्तर पर लेटा। इसके ज़हन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कल दावत है। और ना जाने क्यों वो खुद भी अगले दिन का इंतज़ार करने लगा था। आयशा, नूर, शाम ढले सब दावत के लिए रवाना हुए। ज़ैनब ने पहले तो जाने से इनकार किया, बच्चों के साथ रात हो जाएगी, मैं यही ठीक हूँ। मगर हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों भी तो हैं। हाजिर और हानिया की फिक्र मत करो। आखिरकार वो भी तैयार हो गईं। मैरब के घर पहुंचे तो ख़वातीन को ऊपर और मर्दों को हसबे रिवायत बैठक में बिठाया गया। ऊपर ज़ैनब की नज़र जैसे ही मैरब पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए उसे देखती ही रह गईं। आज वो वाकई दुल्हन लग रही थी। गहरे सुर्ख लिबास पर बारीक कढ़ाई, सर पर दोपट्टा, मांग में खूबसूरत झूमर, माथा पिटी, हल्का सा मेकअप और शर्म से झपकी हुई सब्ज़ आँखें। ज़ैनब बेइख्तियार बोल उठी, माशा अल्लाह, आज तो हम वाकई तुम्हारी दोबारा रुखसती करने आए हैं। मैरब शर्मा कर हंस दी। अम्मी ने तैयार किया है, कह रही थीं कि हमारे यहाँ की दुल्हनें ऐसे ही तैयार होती हैं। फिर हंसते हुए बोली, वो तो मुझे हमारा रिवायती भारी लिबास भी पहनाना चाह रही थीं, जिस पर चांदी के इतने जेवर लगे होते हैं। मैंने कहा, अम्मी, मैं वो उठा ही नहीं सकूंगी। ज़ैनब भी हंस पड़ी। नीचे मर्दों की बैठक में दस्तरखान बिछ चुका था। रिवायती पश्तून खाने सजे हुए थे। सोबत, अबला हुआ गोश्त, नमकीन गोश्त, चर्बी में पका हुआ गोश्त, तकै और गरम गरम रोटियां। हादी ने सामने रखे खानों को देखकर शरारत से हारिस की तरफ देखा। भाई जान, पठान वाकई खुश खुराक होते हैं, इतना गोश्त और इतनी चर्बी। हारिस हंस पड़ा, अब तारीफ बाद में करना, पहले खाओ। दोनों भाई मुस्कुराते हुए खाने लग गए। खाना ख़त्म हुआ तो ख़ानदान के एक बुजुर्ग ने रस्म के मुताबिक कहा, दामाद साहब, अब रस्म भी पूरी कर दीजिए। हादी ने सवालिया नज़रों से हारिस की तरफ देखा। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों ही आंखों में इशारा किया। परस निकालो। हादी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने खामोशी से अपना बटू निकाला। 5-5 हज़ार के 10 नोट निकाले। कल 50,000 रुपये। इसने एहतिराम से बुजुर्ग के हाथ पर रख दिए। मैरब के वालिद की आंखें हैरत से फैल गईं। वो तो चंद हज़ार रुपये की तवक्को कर रहे थे। चंद लम्हे तो नोटों को ही देखते रह गए। फिर जल्दी से संभल कर बोले, अल्लाह बरकत दे बेटा। हारिस ने खामोशी से हादी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानता था, हादी ने सिर्फ रस्म पूरी नहीं की थी, बल्कि एक घर की इज्जत भी रख ली थी। कुछ देर बाद एक खातून आई। दामाद साहब, ऊपर आपको बुला रही हैं। हादी एहतिराम से उठा और ऊपर चला गया। दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैरब पहले ही वहां खड़ी थी। इसे देखते ही वो घबरा कर करीब आई। बहुत धीमी आवाज़ में बोली, एक बात कहीं। हादी ने इस बात में सर हिलाया। जी। मैरब ने बेचैनी से कहा, अम्मी बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ उनसे ऐसे बात कीजिएगा कि इन्हें यकीन हो जाए। वो अपनी बात पूरी ना कर सकी, लेकिन हादी इसकी बात समझ गया। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मैरब के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। कमरे में इसकी सास बैठी थीं। हादी ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। इन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया, आओ बेटा, बैठो। इन्होंने पहली मर्तबा अपने दामाद को इतने करीब से देखा। दराज कद, वजीहा शख्सियत और गुफ्तगू में अजीब सी शाइस्तगी। उनके दिल का बोझ जैसे कुछ हल्का हुआ। चंद रस्मी बातों के बाद अचानक इनकी आंखें भर आईं। बेटा, मेरी एक बात मान लो। हादी फौरन मुतवज्जह हो गया। जी फरमाइए। इन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा, मेरी बेटी ने बचपन से बहुत महरूमियाँ देखी हैं। उसे कभी बाप की मोहब्बत नहीं मिली। मैं भी उसे वो सब नहीं दे सकी जो देना चाहिए था। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी।
तुम्हारी खिदमत करेगी, बस इसे मोहब्बत दे देना, उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि वो अकेली है। हादी चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, अम्मी। ये लफ्ज़ सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हादी ने नरमी से कहा, आप बेफिक्र रहीं, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूर वादा करता हूँ कि मेरब की इज़्ज़त हमेशा मेरी अपनी इज़्ज़त होगी, और मैं कभी जानबूझकर उसके दिल को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। उनकी वालिदा ने दोनों हाथ उठाकर इसके लिए दुआ दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। रुखसत लेने का वक्त आ गया। हारिस बड़ी गाड़ी लायस आया था। ज़ैनब और मेरब पिछली निशस्त पर बैठ गईं। हादी आगे आकर हारिस के साथ बैठ गया। रास्ते भर मेरब खामोश बैठी रही। शायद दूसरी मर्तबा अपने घर से रुखसत होना भी आसान नहीं था। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी। ज़ैनब ने फ़ौरन हानिया और हाजिर को गोद में लिया। मैं बच्चों को सुला दूँ। वो ऊपर चली गईं। हारिस भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने शरारत से हादी की तरफ देखा और हंसकर बोला, यार, आज तो वाकई लग रहा है जैसे दुल्हन रुखसत करा के लाए हैं। हादी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर ऐसी बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। हारिस ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे महसूस हो रहा था, हादी के दिल के ज़ख्म अभी भरे नहीं थे, मगर मेरब की मासूम मौजूदगी ने उन ज़ख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दिया था। आयशा नूर। मेरब कमरे में दाखिल हुई तो आहिस्ता से अबाया उतार कर एक तरफ रखा, सर से दोपट्टा दुरुस्त किया। हादी भी चंद लम्हों बाद अंदर आया। इसने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर मेरब की तरफ देखा। आज भी वो उसी सुर्ख लिबास में थी। झूमर अभी तक माथे पर सजा हुआ था। हाथों की सोने की चूड़ियां हल्की हल्की छनक रही थीं। हादी कुछ लम्हे खामोश उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से हाथ के इशारे से बोला, इधर आओ। मेरब धीरे धीरे चलती हुई इसके सामने आकर रुक गई। हादी ने बगौर उसकी तरफ देखा, कभी इसके चेहरे को, कभी इसकी झपकी हुई पलकों को, कभी माथे पर सजा झूमर को। मेरब को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इतनी देर से क्यों देख रहा है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ लम्हे और गुजरे, आखिर वो घबरा गई। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंप लिया और अचानक इसकी ससकी निकल गई। हादी चौंक गया। वो फौरन उसके करीब हवा नरमी से इसके हाथ थाम लिए। अरे किया हवा, रो क्यों रही हो? मेरब ने आहिस्ता से हाथ चेहरे से हटाए। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में आंसू तीर रहे थे। रंधी हुई आवाज में बोली, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, मुझे लगा आप नाराज हैं। हादी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। इसकी हंसी में पहली बार ऐसी बेसाख्तगी थी जिसमें कोई दिख शामिल नहीं था। किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? मेरब ने मासूमियत से जवाब दिया, तो फिर इतनी देर से क्यों देख रहे थे? मुझे लगा आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ। वो जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, अम्मी की खुशी के लिए तैयार हुई थी, इन्होंने कहा था, इसलिए। वो अभी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि हादी के लबों पर फिर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत नरमी से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम वाकई बहुत मासूम हो। मेरब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हादी ने आहिस्ता से कहा, मैं नाराज नहीं था, मैं तो। वो एक लम्हा रुका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस ये देख रहा था कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरब का चेहरा लम्हों में सुर्ख हो गया। इसने फौरन नजरें झुका लीं। हादी के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसने मेरब के हाथ को झटका देकर उसे अपने करीब कर लिया। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी अब अजनबीत की नहीं थी। हादी ने दिल ही दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस किया। चंद दिन पहले वो यही समझ रहा था कि उसे अपने टूटे हुए दिल को संभालने के लिए बहुत लंबा वक्त दरकार होगा, मगर मेरब ने अपनी सादगी, अपनी शर्मीली मासूमियत और अपनी बेगर्ज मोहब्बत से उसके दिल के गर्द बनी दीवारों में खामोशी से दरारें डाल दीं। और शायद हादी को खुद भी अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो वक्त जिसे वो बरसों का समझ रहा था, मेरब ने सिर्फ चंद दिनों में हल्का कर दिया। आयशा नूर। माह नूर मुसलसल 5 दिन अस्पताल में दाखिल रही। वो ना ठीक से कुछ खाती, ना किसी से बात करती, बस छत को घूरती रहती। शदीद जहनी सदमे ने उसे तेज़ बुखार में मुब्तला कर दिया था। छठे दिन डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। घर वापसी के लिए गाड़ी रवाना हुई तो अचानक माहनूर ने जिद शुरू कर दी, मुझे हादी के घर जाना है।
उसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, कोई ज़रूरत नहीं, हादी की शादी हो चुकी है, अब इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। महानूर की आंखों में वहशत उतर आई। शादी कर ली तो क्या हवा, मैं जाऊंगी, मैं उसे किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांध सकती। उसकी मुँह ने दिख से कहा, जब तुम बांध नहीं सकती तो जाकर देख कैसे सकोगी। महानूर ने पागलों की तरह सर हिलाया। वो मेरे कमरे में नहीं रहेगी, मैं उसे अपने कमरे से निकाल दूंगी, मुझे अपने घर जाना है। उसके वालिद ने सख्ती से समझाया, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। अचानक उसने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। महानूर, उसके वालिद घबरा गए। इन्होंने फौरन ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी हादी के घर की तरफ मोड़ दो, वरना ये कोई और हरकत कर बैठेगी। दोपहर का वक्त था। हारिस और हादी दोनों दफ्तर में थे। घर पर सिर्फ ज़ैनब, मेरब और दोनों बच्चे मौजूद थे। चौकीदार ने गाड़ी पहचान कर गेट खोल दिया। महानूर गाड़ी से उतरी। इसके हाथ में अभी भी कैनुला लगा हुआ था। चेहरा जर्द, जिस्म कमज़ोर, मगर आंखों में अजीब सी दीवानगी। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। लानज में ज़ैनब बैठी थीं। मेरब फर्श पर हाजिर और हानिया के साथ खेल रही थी। हानिया की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। महानूर के कदम अचानक रुक गए। इसकी नज़रें मेरब पर जम गईं। वो उसे देखती रह गई। वो सुकून, वो इत्मीनान, वो चेहरे की चमक, वो सिर्फ खूबसूरती नहीं थी। वो किसी औरत के चेहरे पर तब आती है जब उसे अपने शौहर की इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत मिल रही हो। मेरब के चेहरे और वजूद पर हादी की मोहब्बत के रंग थे, और महानूर इन रंगों को पहचानती थी। कभी इन्हीं रंगों से वो भी रंगीन तितली बनी उड़ती थी। हादी की मोहब्बत के रंग मेरब को खुलता गुलाब बना रहे थे। महानूर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। उसे महसूस हुआ, इसकी सांस रुकने लगी है। ज़ैनब ने चौंक कर देखा। महानूर, तुम? मेरब ने भी मुड़ कर देखा। महानूर, नाम सुनते ही उसे अंदाज़ा हो गया, यही हादी की पहली बीवी है। वो बेख्तियार खड़ी हो गई। महानूर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। इसकी आंखों में अजीब सी आग थी। ज़ैनब फौरन दोनों के दरमियान आ गईं। महानूर, ये हादी की बीवी है, खबरदार, इसे हाथ लगाने से पहले ये सोच लेना कि तुम पहले ही हादी की नज़रों में बहुत कुछ खो चुकी हो। उसी लम्हे महानूर के वालिदैन भी अंदर आ गए। ज़ैनब ने फौरन मेरब की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया, ऊपर चली जाओ। मेरब अभी मुड़ी ही थी कि महानूर ने एक झटके से उसे धक्का दे दिया। मेरब तैयार नहीं थी, वो लड़खड़ा गई। ज़ैनब ने फौरन उसे संभाल लिया। महानूर किसी दीवानी की तरह सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर भाग गई और सीधा हादी के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। नीचे माहौल कशीदा हो गया। ज़ैनब ने अदब से कहा, चचा जान बैठ जाएं, मैं हारिस को फ़ोन करती हूँ, ये मर्दों की बात है, वो आकर बात करेंगे। हारिस फ़ोन सुनते ही फ़ौरन घर पहुँच गया। महानूर के वालिद गुस्से में बोल रहे थे, तुम लोगों ने हमारी बेटी पर जुल्म किया है। हारिस ने पूरी संजीदगी से उनकी तरफ देखा। चचा जान, बराह करम महानूर को यहाँ से ले जाएं, हादी की ज़िंदगी में मज़ीद जहर ना घोलें। वो गुस्से से बोले, हमारी बेटी का घर है ये। हारिस ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर मैं वो हकीकत आपके सामने रख दूँ जिसे आज तक मैंने अपनी बीवी तक को नहीं बताया, तो शायद आप खुद अपनी बेटी से नजरें ना मिला सकें। इसलिए बेहतर यही है कि कुछ पर्दे रहने दीजिए और महानूर को साथ ले जाइए। इतने में दफ्तर में हादी को मालूम हुआ कि हारिस अचानक घर चला गया है। इसने फौरन मेरब को फ़ोन किया। दूसरी घंटी पर उसने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। जी। हादी फौरन चौंक गया। क्या हवा, भाई जान घर क्यों गए हैं? मेरब ने आहिस्ता से कहा, आपके चचा जान आए हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। हादी का चेहरा सख्त हो गया। कौन से चचा? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मेरब ने धीमी आवाज़ में कहा, महानूर आई है। हादी की जबड़े की रगें तन गईं। कहाँ है वो? आपके कमरे में। सिर्फ इतना सुनना था। हादी ने फ़ोन बंद किया और फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही उसने सबको सलाम किया। महानूर के वालिद ने उसे देखते ही कहा, हादी, ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। हादी ने निहायत ज़ब्त से जवाब दिया, चचा जान, मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जिनसे मेरी अपनी इज्जत मजरूह होती हो। बस इतना जान लीजिए, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन पर खामोश रहना ही बेहतर होता है। बराह करम अपनी बेटी को ले जाइए। इन्होंने बेबसी से कहा, वो ऊपर तुम्हारे कमरे में बंद है, तुम ही उसे निकालो, कमरे से भी निकालो और घर से भी निकालो, फिर मैं ले जाऊंगा इसको। हादी ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया।
वो सीढ़ियां चढ़ गया। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसने मजबूत आवाज में कहा, दरवाज़ा खोलो। अंदर महानूर जैसे पागल हो चुकी थी। इसने वार्डरोब खोली। एक भी कपड़ा इसका नहीं था। हर हीनगर पर सिर्फ मैरब के कपड़े लटक रहे थे। ड्रेसिंग टेबल पर मैरब का सामान रखा था। कमरे का फर्नीचर भी बदल चुका था। वो बेड जहाँ वो कभी बैठी थी अब वैसा भी नहीं रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे इसके वजूद का आखिरी निशान भी मिटा दिया गया हो। एक चीख के साथ उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया। शीशियां टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। इसने मैरब के कपड़े अलमारी से खींच कर फर्श पर फेंक दिए। बेडशीट खींच दी, तकिए ज़मीन पर फेंक दिए। वो हर इस चीज़ को मिटाना चाहती थी जिससे मैरब का वजूद इस कमरे में महसूस होता था। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो। हादी की आवाज़ सुनकर वो दीदावार दरवाजे की तरफ लपकी। कुंडी खोली। दरवाज़ा खुलते ही वो रोती हुई हादी से लपट गई। हादी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन हादी ने एक लम्हे के लिए भी उसे अपने साथ लगे रहने नहीं दिया। इसने मजबूती से इसके कंधों को पकड़कर खुद से अलग किया। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक ठंडी फैसलाकुन संजीदगी थी। वो आहिस्ता से बोला, महानूर, ये वो जगह नहीं रही जहाँ तुम कभी लौट सकती हो। इसने कमरे की बिखरी हुई चीज़ों पर एक नज़र डाली, फिर महानूर की तरफ देखकर कहा, तुमने सिर्फ इस कमरे को नहीं तोड़ा, एक वक्त में मेरे एतिमाद को भी उसी तरह तोड़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सामान दोबारा सजा लिया जाएगा, लेकिन कुछ टूटे हुए रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। ये कहकर वो दरवाजे से हट गया। चलो, तुम्हारे वालिद तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।